Hello बच्चों, now we will study about marketing functions. So how many types? There are 3 types of marketing functions. Functions of exchange, functions of physical supply and facilitating functions. ये जो है आपके मार्केटिंग फंक्शंस के 3 टाइप हैं. इनके भी कई टाइप्स हैं जैसे बाइंग एंड असेंबलिंग, सेलिंग एंड डिवाइडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयरहाउस और फैसिलिटेटिंग के हैं रिसर्च, प्रोडक्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशंस एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग एक्सेट्रा. ये जो है इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं बाइंग एंड असेंबलिंग. Buying is the first step in the process of marketing. It involves what to buy, what quality, how much, from whom, when, and at what price. People in business buy to increase sale or to decrease cost. Purchasing agents are much influenced by quality, services, and price. The product that is the retailers buy for resale and determined by the needs and preference of their customers. अर्थात बाइंग क्या है? सबसे पहली प्रोसेस है किसी भी मार्केटिंग स्टेज की. हमें बाइंग क्या करती है, परचेसिंग क्या इन्वॉल्व करती है कि हमें क्या परचेस करना है, किस क्वालिटी में परचेस करना है, कितना परचेस करना है, किससे परचेस करना है, कब परचेस करना है और किस प्राइस में परचेस करना है. जब कभी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो क्या करता है, अपनी बिजनेस की सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है और जो कॉस्ट है यानी जो हमारी लागत है उसको कम करने की भी कोशिश करता है. और इन सब के लिए जो परचेसिंग एजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी और सर्विस और प्राइस तीनों पर इन्फ्लुएंस रखता है. सबसे ज़्यादा ध्यान इन सभी चीज़ों पर रखता है कि वो क्वालिटी किस प्रकार की दे रहा है, सर्विसेज किस तरह से दे रहा है और उसकी जो प्राइस क्वालिटी है उसकी प्राइस क्या रख रहा है. Now what is assembling? After buying all the material purchased, should be collected at a central place. It is called assembling. Assembling is required for all kind of product, whether they are एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अर्थात हम अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग चीज़ें खरीद कर ले आते हैं और फिर एक जगह पर उसकी पैकिंग ढंग से करते हैं या अलग वैरायटी में कुछ पैक करके देते हैं तो वो क्या कहलाता है, असेंबलिंग कहलाता है. और असेंबलिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट की हो, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हो सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमने फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज के ये 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, बाइंग एंड असेंबलिंग. और सेलिंग एंड डिवाइडिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेलिंग का मतलब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग सेल करना, ये सेलिंग होता है. तो ये क्या हुआ, सेलिंग एंड डिवाइडिंग हो गया. नाउ अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउस. सो स्टार्ट करते हैं. फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, transportation. Transportation is the movement of product from the centers of production to center of processing or manufacturing and then from the factories to the market. Thus it is an essential marketing services at every stage in the flow of goods during the centralization as well as the dispersion in the process of marketing. अर्थात ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर प्रोडक्ट को एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जगह पर ले जाया जाता है या मैन्युफैक्चरर से जहाँ फैक्ट्री का मार्केट होता है वहाँ पर ले जाया जाता है. इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक इसेंशियल मार्केटिंग सर्विस है जिसके थ्रू हम जो गुड्स है उसका फ्लो ऑफ स्टेज रख सकते हैं. यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम उसको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से भेज सकते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुड्स को डिस्पर्जन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. यानी
गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। नाउ इसी का दूसरा पॉइंट दैट इज़ स्टोरेज या वेयर हाउस। स्टोरेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग स्टॉक ऑफ गुड्स for different period of time during the marketing process. Storage enables equalization process over period of time, whereas transport enable equalization of supplies place wise. Hence transport and storage facilitate the functions of physical distribution. Almost all goods entering the market must be stored at numerous point in the journey of goods from the primary प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अर्थात स्टोरेज क्या करता है, एक होल्डिंग रखता है, एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक को, जो कुछ डिफरेंट पीरियड्स टाइम के लिए मार्केट की प्रोसेस को बनाए रखने के लिए वो अपने जो है स्टोरेज या गुड्स को स्टोर करके रखता है। स्टोरेज क्या है, गुड्स को एक ही जगह पर एक ही पीरियड टाइम के लिए रखता है, इसीलिए स्टोरेज क्या करता है, इक्वलाइजेशन प्रोसेस को इनेबल करता है, इन्हें बनाए रखता है और हम गुड्स को एक ही जगह पर या अलग अलग गुड्स को भी एक ही जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट क्या है, इक्वलाइजेशन नहीं रख सकता है क्योंकि वो अलग अलग प्लेस वाइज सप्लाई करता है, यानी जो गुड्स है उसको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र करता है, शिफ्ट करता रहता है या सप्लाई भी करता है। इस तरह से फिज़िकल सप्लाई जो है वो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज दोनों ही फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेशन करते हैं या फंक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी गुड्स मार्केट में अवेलेबल होता है वो कुछ पीरियड टाइम के लिए कहीं ना कहीं पर स्टॉक में अवेलेबल किया जाता है और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है, जिससे कि जब डिमांड अच्छी हो तो मार्केट में जो गुड्स है उसकी शॉर्टेज ना हो सके। यहाँ पर हमने सेकंड वाला पॉइंट भी कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम उन्हीं को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन से। सबसे पहला पॉइंट हमारा product planning and development. The product design help in making the product attractive to the target market. In today's competition market environment, not only cost matter but also the product design, suitability, shapes, style, etc. matter a lot in taking प्रोडक्शन डिसीज़न। अर्थात प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो मार्केट में या मार्केट को टारगेट करने के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी अगर हमें मार्केट में हमारा ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चलाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से रन कर सके या सेल हो सके। आज के इस कंपटीशन में इन्वायरमेंट में जो मार्केट का इन्वायरमेंट है उसमें सिर्फ कॉस्ट ही मैटर नहीं करती कि प्राइस कम है तो हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बल्कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन, उसकी सूटेबिलिटी, यानी हमें प्रोडक्ट सूट हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट किस शेप में है, प्रोडक्ट किस स्टाइल में, ये भी मैटर करता है। और इसी के कारण प्रोडक्ट डिसीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए और प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में इन सब चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ रिसर्च। Gathering and analyzing market information is the first function of marketing. It involves collection and analysis of information related to what the customer want to buy, when are likely to buy, in what quantity do they buy, from where do they buy, etc. अर्थात किसी भी फंक्शन या किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं या हम उसके बारे में पता करते हैं। जो गैदरिंग करते हैं उसके लिए एनालाइज करते हैं मार्केट की और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन से कस्टमर की नीड क्या है, वो क्या ख़रीदना पसंद करते हैं, कब उन्हें ये चीज़ें पसंद आएगी ख़रीदने में,
और किस क्वांटिटी में वो ख़रीदना चाहते हैं और कहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। वहीं पर हम हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं और फिर उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड गैदरिंग। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बेस्ड ऑन डिटर्मिनाइजेशन or standard to achieve uniformity and consistency in the output is called standardization. When we call a commodity a standard one, we mean that is a certain quality which is depend upon chemical contents, फ्लेवर, साइज़, कलर, अपीयरेंस एक्सेट्रा। अर्थात जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिकेशन रखते हैं, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। क्योंकि उसके कारण हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक कंसिस्टेंसी बनी होती है, एक फिक्स्ड क्वालिटी बनी हुई होती है। और स्टैंडर्ड का मतलब हमारा ये नहीं होता कि एक बहुत ऊंची क्वालिटी हो, बट हमारी एक सर्टेन अच्छी क्वालिटी हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना मिला हो, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ना मिले हुए हों, साइज़ में भी अवेलेबल हो और कलर भी इन्वॉल्व हो, यानी कलर भी अवेलेबल हो सके, जिससे जो कस्टमर जिस क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, जिस कलर में, जिस फ्लेवर में, जिस साइज़ में चाहता हो उस साइज़ में कम केमिकल के साथ में ले सके या परचेस कर सकें। नाउ व्हाट इज़ गैदरिंग। अब क्या पढ़ेंगे हम गैदरिंग के बारे में। क्लासिफाइंग प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी एक्सेट्रा इज कॉल्ड गैदरिंग। जैसा अभी हमें स्टैंडर्ड में पढ़ा कि हर कस्टमर की अलग साइज़, अलग फ्लेवर, अलग कलर के हिसाब से और कम केमिकल के हिसाब से चॉइस हो सकती है, तो उसे हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखना होगा, क्वालिटी वाइज, साइज़ वाइज, क्वांटिटी वाइज। इनफैक्ट हमें उसे प्राइस के हिसाब से भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखना होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, गैदरिंग बोलेंगे। जिसका कम बजट होगा उसे हम कम बजट वाली चीज़ें शो कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। द मार्केटर देन डिज़ाइन एंड डेवलप द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट एंड लेबल इट। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर considered as the pillar of marketing. Packaging means designing and develop the packet of the product is called packaging. इतना सब करने के बाद एक मार्केटर क्या करता है, उस प्रोडक्ट की लेबलिंग करता है और प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, पैकेजिंग करता है, यानी उस प्रोडक्ट का पैकेट तैयार करता है और फिर उसके ऊपर उसका नाम देता है, लेबल करता है। पैकेजिंग और लेबलिंग जो होते हैं वो मार्केटिंग का पिलर होता है। पैकेजिंग का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट को बनाए हैं उसको पैकेट में पैक करके देना, जिससे कि प्रोडक्ट टाइम से पहले ख़राब ना हो और जो फैसिलिटी हमने उसे प्रोवाइड की है उसको एक अट्रैक्टिव वे में बना सकें और जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर अच्छे से खरीद सके। Now next, that is labeling. Designing and developing the label to be put on the package is called labeling. अर्थात जब भी हम किसी पैकेट को पैक कर देते हैं तो उसके ऊपर उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं। और उसकी डिज़ाइनिंग, लेबलिंग जो करते हैं वो पैकेट के ऊपर रखते हैं और उसका नाम रखते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ उसी के ऊपर लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट differentiation through brand name. A brand is a name, sign, symbol, design or combination thereof used to distinguish the product of one enterprise from through of those of others.
अर्थात ब्रांडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। अभी तक हमने प्रोडक्ट को पैकेट में पैक किया, फिर उसके ऊपर हमने कुछ डिज़ाइनिंग की, उसे पैक किया, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम उसका पैकेट की डिज़ाइनिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका एक नाम रखते हैं। नाम जो होगा उसी से हमारा प्रोडक्ट जो है सेल होगा। तो ब्रांड क्या हो सकता है, एक नाम हो सकता है, एक साइन हो सकता है, सिंबल हो सकती है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके, और नाम लेकर उस नाम के थ्रू वो हमारे प्रोडक्ट को नाम लेकर ही परचेस कर सके। जो ब्रांड नेम होता है वो हर प्रोडक्ट के नाम से अलग होता है, यानी सभी प्रोडक्ट के नाम एक जैसे नहीं हो सकते, हर प्रोडक्ट का नाम कुछ डिफरेंट ही होगा और कलर भी कुछ डिफरेंट होगा। इसलिए ब्रांड भी पूरा तरह से एक यूनिक होता है। इसके लिए एक एग्जांपल समझ सकते हैं, वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन बहुत सारी होती हैं पर वीडियोकॉन की मशीन्स कुछ अलग होंगी, उसमें कुछ फीचर्स अलग होंगे और उसकी डिज़ाइनिंग भी कुछ अलग ही होगी। अमूल के प्रोडक्ट, सारे अमूल के प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग, उसकी पैकेजिंग सब अलग होगी। नेस्कैफ़े कॉफ़ी, अब हम जैसे कॉफ़ी का नाम लें तो बहुत सारी तरह की टाइप्स आती हैं, तो उसमें से नेस्कैफ़े अब हमने नाम लिया, तो वो नाम लेते ही हमें एक ब्रांड पता चल गया कि कौन सी कॉफ़ी हमको चाहिए और हम कौन से क्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ प्रमोशन। द नेक्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द मार्केटर इज़ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द परsuading देम टू बाय द प्रोडक्ट। अर्थात इतना सब कुछ हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को पहले हमने रिसर्च की उसके ऊपर, फिर हमने प्रोडक्ट को बनाया, इसके बाद में उसकी पैकिंग की, लेबलिंग किया और फिर ब्रांड का नाम दिया, फिर हम उसको मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। उसके लिए मार्केट में उसकी कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। इसे हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम फ्री सैंपल में दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो एक प्रोसेस है इसके थ्रू कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए कस्टमर्स को परस्यूट किया जाता है, उन्हें खरीदने के लिए कन्विंस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट दैट प्राइसिंग एंड फिर देन फाइनेंसिंग एंड देन रिस्क बियरिंग। प्राइसिंग एंड फाइनेंसिंग आपको आगे वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम पढ़ते हैं रिस्क बियरिंग। द होल ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड अनडाउटेडली अ रिस्क। द रिस्क इज borne by those who take part in marketing. There is risk of loss, fire, flood, theft, damage, bad debts, etc. Loss may also arise due to change in the condition of supply and demand and change in the value of money. Some of these risks can be insured against wholly or partly, and then there are many other risks which may be borne by the businessman. The extent to which these risks can be transferred, borne and incurred against the significance in the marketing process। अर्थात मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, अनडाउटेडली एक रिस्क है, पूरी तरह से रिस्क है, और रिस्क कई तरह से हो सकती हैं, जैसे लॉस हो सकता है, फायर हो सकती है, आग लग सकती है, फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, चोरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है, किसी को हमने उधार में दे दिया तो उसने पैसा नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। और ये सब जो लॉसेस हैं, इनके अलावा भी लॉस ऑकर हो सकता है, यानी लॉस हो सकता है, जैसे कि अगर हमारी कोई कंडीशन ख़राब है, इन्वायरमेंट की कंडीशन ख़राब है, मार्केट की कंडीशन ख़राब है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों में चेंजेस आ सकते हैं, और जो प्राइस है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी एक रिस्क हो सकती है। जो कुछ इसमें से रिस्क तो ऐसी होती हैं जो इंश्योरेंस करी हुई होती हैं तो उन्हें हम रिकवर कर सकते हैं, बट कुछ इंश्योरेंस नहीं होते हैं तो वो सब जो रिस्क होती हैं वो सब बिजनेसमैन को ही रिकवर करनी पड़ती हैं, या
बिजनेसमैन को ही बियर करनी पड़ती हैं। इसमें से कुछ रिस्क तो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं और कुछ रिस्क मार्केट प्रोसेस के हिसाब से बॉर्न करनी पड़ती हैं और खुद ही मार्केट प्रोसेस के हिसाब से आती हैं, इनक्योर होती हैं। इस तरह से रिस्क बियरिंग सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है और यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।